चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कि भाई मीनिंग समझ लिया कि क्या है डीपीएसपी। अब देखते हैं अपन ने क्या देखा था डीपीएसपी में क्या है। इसके अंदर है कुछ गाइडलाइंस है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ ये इनको हम काहे में कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। ये सब क्या, ये काहे का काम करती हैं, ये एक तरीके से एक्ट करती हैं, एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन किसको, फॉर स्टेट। ये हमने समझा कि भाई ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट फॉलो करता है जब भी वो अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाता है। ये हमने समझा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ये क्या है, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये पार्ट 4, ठीक है ना, ये पार्ट 4 में आपका दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। समझ में क्या, तभी हम इसको बोल रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देता तो फिर ये हम बोल देते कि भाई एक तरीके का मोरल डायरेक्शन है, बट ये तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल नजर आ रहा है हमको, ठीक है। अब देखो, अब ये जो भी यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई है, इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है ना। मान लो ये एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर ये स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस है, इसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स होंगे कुछ, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस होंगी, ठीक। ये सब चीज इसके अंदर दिया हुआ। तो हम देखते हैं कि भाई इनका अगर हम कंटेंट की बात करें, इसका कंटेंट एंड नेचर की बात करें, तो उस आधार पे हमको समझ में आता है कि ये बहुत तरीके के दिए हुए हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, समझा क्या। एक होता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक होगा गांधीयन प्रिंसिपल, और एक हो गया क्या, लिबरल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। समझ में क्या। अब देखो, ये जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया है, ये जो ये वाला पूरा क्लासिफिकेशन अपन ने कर दिया, ये काहे के आधार पर हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन, जो भी कंटेंट है उसका और नेचर है उसके आधार पर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं किया। वो तो हमने ऐसा समझा कि भाई अगर हम देखते हैं कि भाई उसका कंटेंट किस कंटेंट और किस कंटेक्स्ट में लिखा है, ठीक है ना, कंटेंट एंड कंटेक्स्ट अलोंग विद इट्स नेचर, अगर हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई 3 तरीके का अगर हम क्लासीफाई कर दें उनको, तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम उनको रख सकते हैं। समझ में गया। तो याद रखना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ने कोई क्लासिफिकेशन किया है तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, बट हमने अपनी इजी करने के लिए, हमने अपनी इजी समझ के लिए ये सब का क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। समझ में गई बात, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, फिर मैं बोल रहा हूँ गांधीयन प्रिंसिपल, और फिर मैं बोल रहा हूँ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक। तो ये हमने बेस क्या है इसका, किस आधार पर, ये तो है प्रिंसिपल्स, और ये है आइडियोलॉजीज, किस आइडियोलॉजीज के आधार पर हमने किया है, या फिर इसको बोल लो आप बेस। समझ में रहे। तो हमने ये वाला जो सोशलिस्ट है ये किस आइडियोलॉजी के आधार पर रखा होगा, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर, ठीक। ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर, और ये लिबरलिज्म के, ये लिबरलिज्म जो पढ़ा था ना आपने, एलपीजी वाला लिबरलिज्म, उसके आधार पर कुछ कुछ डीपीएसपी को हमने क्लासिफाई कर दिया। कुछ गांधीयन आइडियोलॉजी थी, मतलब टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी, ठीक है ना, जो उनका सपना था उनको पूरा करने के लिए कुछ आइडियोलॉजी हमने लिया, उसको बोल देते हैं गांधीयन। सोशलिस्ट मतलब जो भी, सोशलिस्ट मतलब जो भी एक सोशलिज्म के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि जस्टिस, ठीक है,
जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब के इसके सोशलिज्म के फाउंडेशन होते हैं, तो उनके आधार पर हमने क्लासिफाई कर दिया। समझ में आ गया? तो अब इसको समझेंगे अपन, पहले वन बाय वन करके उठाते हैं। चलो दिखाते, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, इजी है, समझ जाओगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया सबसे पहली बात कि किसकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन गांधी जी आइडियोलॉजी। मतलब क्या है, टू फुलफिल, अभी देखा, ड्रीम्स ऑफ गांधी जी, है ना। तो भाई अब गांधी जी किस तरीके का कल्पना करते थे, तो याद करो गांधी जी का जो थॉट था वो कैसा है। देखो गांधी जी का ड्रीम, तो याद करो हमने क्या बोला था कि भाई गांधी जी बॉटम अप अप्रोच की बात करते थे। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता था, वो बोलते थे कि भाई स्वराज की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे। वो पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करते थे कि नहीं करते थे, बिल्कुल पार्टिसिपेशन की बात करते थे। प्लस वो वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन सोसाइटी में के जो डाउन ट्रोडन एलिमेंट्स थे उनके वेलफेयर, SC ST के वेलफेयर के लिए बात करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि SC ST, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इनके जो बैकवर्ड ना बोल करके हम इसको ये लिख सकते हैं वीकर सेक्शन, है ना, वीकर सेक्शन। तो जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट की बात करते थे गांधी जी, बिल्कुल बात करते थे। बस वो हमेशा उसके जो ड्रग सेवन करता है, अल्कोहल सेवन करता है, इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन करता है, उसके भी अगेंस्ट थे, है ना, अगेंस्ट इंटॉक्सिकेंट। ठीक, नेक्स्ट, वो जानवरों से भी बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, ठीक है ना। तो फिर लव फॉर एनिमल्स, ये भी हमको पता था। तो इन्हीं के आधार पर गांधी जी का, इन्हीं के आधार पर हमने देखा कि भाई कुछ कुछ DPSPs जोड़े गए हैं। अब वन बाय वन करके समझते हैं। अप्रोच तो हमने समझ लिया, ठीक है ना। प्लस वो क्या चाहते थे कि भाई स्वराज हो, स्वराज मतलब सेल्फ रूल हो। सेल्फ रूल के साथ साथ वो ये भी तो चाहते थे कि भाई हमारी जो विलेज लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, विलेज लेड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिनके आधार पर हम गांधी जी का जो भी ड्रीम था उसको हम जो भी DPSP में इंक्लूड किया हम उसको बांट सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं पहला, तो याद करो पहला, तो देखो इसमें अभी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के अभी बताया 51 तक है, ठीक है ना। अब देखो अभी मैं अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं 36 आ जाएगा, 37, कहीं 41 44 ऐसे करके, क्योंकि हमने काहे के आधार पर पढ़ रहे हैं, अभी आइडियोलॉजी के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि भाई ये मान लो एक पूरा चैप्टर है, तो भाई ये वाला सोशलिस्ट वाला एक लाइन से पूरे सोशलिस्ट के दिए हैं, ये वाले गांधीयन वाला एक लाइन से पूरा गांधीयन का दिया है, फिर ये वाला लिबरल वाला एक लाइन से पूरा लिबरल में दिया, ऐसा नहीं दिया। समझ में, अभी सोशलिस्ट आएगा, फिर अचानक तुमको दो गांधीयन आ जाएंगे, फिर अचानक लिबरल वाले आ जाएंगे, लिबरल चल रहा है अचानक सोशलिस्ट का आ जाएगा, समझ में गया, फिर अचानक चल रहा है फिर अचानक गांधीयन का आ जाएगा, तो ऐसा है। तो मतलब अगर ऑर्डर वाइज होता तो हम ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं, बट ऑर्डर वाइज है ही नहीं। और हमने, या फिर आप आर्टिकल वाइज पढ़ो तो फिर उसमें आप समझ नहीं पाओगे, आपकी थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ऐसे समझ लेंगे, फिर लास्ट में सबको एक लाइन से समझ जाएंगे, उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें, यहाँ पर मैंने बोला था गांधी जी का, तो भाई एक चीज मैंने बोला था कि गांधी जी का ड्रीम क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस, ठीक है ना। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, लोकल गवर्नेंस की बात करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, स्वराज, स्वराज की कल्पना करते थे। तो याद करो जब मैंने पंचायती राज बताया था तो आपको बोला था ना कि उनको उनको खुश करने के लिए नेहरू जी ने आर्टिकल कौन सा जोड़ा था, आर्टिकल 40 DPSP में, DPSP में जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था। क्या बोला था कि भाई हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे,
ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। समझा क्या कि भाई हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत। बाद में ही इसी को ही इफेक्ट दे दिया गया था। कब इफेक्ट दे दिया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। समझा क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधी जी ऐसा क्यों बोलते थे? ये विलेज पंचायत होनी चाहिए, विलेज पंचायत होनी चाहिए ताकि वो एक्ट करे, एक्ट्स एज अ सो इट एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना? अब वो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कब एक्ट करेगा? जब इसको आप पावर कन्फर करोगे, कि जब उसको पावर दोगे। यही तो हमने पंचायती राज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है ना? उसको इतनी पावर देनी चाहिए ताकि वो एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक्ट करे। समझ में क्या? पावर इसके पास होनी चाहिए, देनी चाहिए ताकि वो एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट कर सके। ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। ठीक है ना? इसको हमने इफेक्टिव रूप से दे दिया है, और इसके बारे में तो ऑलरेडी आपने बहुत डिटेल में समझ ही लिया है कि कैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट काम करता है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका आर्टिकल 40। ठीक, क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट गांधी जी, अभी मैंने बताया तुमको कि भाई जो विलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा, विलेज लेड डेवलपमेंट तभी करेंगे ना। विलेज लेड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा होगा ये बताओ। गांधी जी ये भी तो चाह रहे थे कि भाई, वो क्या चाहते थे कि जो गांव होते हैं वो अपने आप में सेल्फ मतलब सेल्फ अपने आप को चला लें, ऐसा वो एस्पायर करते थे। ठीक है ना? मतलब विलेज जो होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है ना? उनका ये ड्रीम था कि विलेज सेल्फ डिपेंडेंट होगा अगर, तो जो भी नेसेसरीज हैं वो ज्यादा किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो वो एक तरीके से स्वराज का एक यूनिट हो जाएगा। मतलब वो अपने आप तरीके से, अपने बेटर तरीके से गवर्न कर पाएगा, ये वो बोलते थे। ठीक है ना? तो विलेज लेवल डेवलपमेंट कौन सा? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो वाला तो हमने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके लिए पंचायती राज। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा कि भाई आप क्या करो, आपको क्या करना है? प्रमोट करना है। प्रमोट किसको? जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, लोकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक, जैसे कि हम क्या करें? कोऑपरेशन बढ़ाएं, किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है ना? लोगों के बीच में, जो सोसाइटी के बीच में है, इनके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बढ़ाना है। ठीक है ना? कोऑपरेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है ना? मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को अगर आपको बूम कराना है, इनका आप अगर इंक्रीज कराना है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो इंडिविजुअल के थ्रू इसको, मान लो कि पैसे वाले हैं अगर बड़े लोग, तो उसके थ्रू आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हो। और मान लो इंडिविजुअल भी नहीं है, तो हम क्या करें? कॉपरेशन से इस इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, अमूल वगैरह। ठीक है ना? बहुत सारे लोग मिल करके चलाते हैं, लेकिन वो एक तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए। तो वो सेकंड पॉइंट में आएगा, बट फिर भी एक एग्जांपल की तरफ समझ लो, जहां पर कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब समझते हो ना क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, घर में ही लोग काम करते हैं। जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती बनाने का देखना कि कई लोग घर में ही बनाते हैं। ठीक है? जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती हो गई। और जो ये लाख की इंडस्ट्रीज होती हैं, चूड़ी वगैरह बनाने की, ठीक है ना, लकड़ी वगैरह का काम जो करते हैं, ये सब क्या होती हैं? बीड़ी, यस, बीड़ी भी आपकी काहे में आ गई? बीड़ी इंडस्ट्री भी आ गई आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जैसे कि मान लो आपके पास इतना पैसा है, अकेले में ही आप इसको अच्छा चला सकते हो, तो भी अच्छा है, उसी को प्रमोट करना चाहिए। और मान लो एक गांव में 10-15 फैमिली मिल करके अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है, तब भी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे भी हमको करना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमको एनकरेज करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? लाइफ लाइन होती है। दे आर लाइफ लाइन फॉर विलेजेस।
है ना। विलेज की इकोनॉमी इसी से चलती है भाई। तो अगर हम लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, तो विलेज का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? विलेज का डेवलपमेंट होगा। ऐसे करके अगर हम, जैसे कि मान लो एक गांव में बीड़ी का कारखाना चलता है तो बीड़ी वाली इंडस्ट्री डेवलप हो गई। एक जगह लाख की चूड़ियां बनती है तो वहां पर लाख का इंडस्ट्रीज हो गया। एक जगह एक गांव में अगरबत्ती की इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे में क्या होगा, देखो सारे विलेज का डेवलपमेंट होगा ना, और विलेज लेड डेवलपमेंट होगा, है ना। विलेज का डेवलपमेंट तो होगा, बट कैसा होगा, विलेज लेड होगा। विलेज डेवलपमेंट कैसा, विलेज लेड डेवलपमेंट। विलेज लेड डेवलपमेंट समझते हो, जैसा उसकी पोटेंशियल है उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस चीज में वो अच्छा है उस चीज में उसका डेवलपमेंट हो, इसको बोल रहे हैं हम विलेज लेड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, अब यहीं से जब ये, एक तो ये उन्होंने बोल दिया कॉटेज इंडस्ट्रीज है। अब सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज होती है क्या? नहीं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ साथ ये तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया हम लोगों ने। तो अब एक चीज और गांधी जी क्या बोलते हैं कि प्रमोट करना है आपको, क्या प्रमोट करना है, किस चीज को, मैं ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि अमूल हो गया, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये सिर्फ इसको इस मतलब से मत समझना, इसका बहुत ब्रॉडर मीनिंग होता है, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, समझेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मैंने बताया कि बहुत सारे लोग मिल करके अपने रिसोर्सेस को पूल कर देते हैं, एक जगह पूल कर देंगे, और फिर उस रिसोर्सेस से मिल करके वो लोग जो भी एक्टिविटीज कैरीड आउट करते हैं, या फिर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी करती है कि लोन वगैरह दे दिया तो वहां से जो पैसा आएगा, फिर ये जिन लोगों ने इसमें पूल किया है उन लोगों को उसका पैसा मिलता है। समझा गया? जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा कर दिया, अब इस पैसे का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इससे हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, जैसे अमूल, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर इससे जो भी बेनिफिट होगा ना, इससे जो भी बेनिफिट होगा वो किस पर, इन सब को शेयर होगा जिस जिस लोगों ने इस पर पैसे लगाए थे। तो ये एक तरीके का ऐसा मॉडल काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब और डिटेल में क्या है तो ये तो हम देखेंगे, बट अभी इतना बस याद रखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्टिव रूप से काम करती है। समझा गया? तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने, गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई इसका फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इनको ऑटोनॉमस होना चाहिए। ऑटोनॉमस मतलब इन्हें खुद से डिसीजन ले पाए, ऐसा करना चाहिए। जैसे कि अमूल मान लो कि भाई क्या रेट में मिल्क बेचना है, ये सब वो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं, अपना जो मार्केट सप्लाई, डिमांड सप्लाई के रूल से। ये नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करे हर चीज, मतलब उनको इतनी आजादी दो कि वो खुद से अपने सारे इश्यूज को क्या कर सके, मैनेज कर सके। समझा गया? नेक्स्ट, इसका बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब समझते हो ना भाई, सबको अधिकार होना चाहिए उसमें। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो किसी एक व्यक्ति का पावर इसमें नहीं होना चाहिए ताकि वही सब कुछ डिसाइड करे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सबको समान रूप से इक्वल पावर होनी चाहिए, सबका से होना चाहिए, सबका वोटिंग राइट होना चाहिए। समझ में गया? तो उसको बोलेंगे हम डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है वो, ठीक है ना। प्लस इसका मैनेजमेंट, अगर देखो मैनेजमेंट, अब समझो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है, इसमें आप कभी भी देखना प्राइवेट सेक्टर बैंक कभी फेल होते हुए देखे हो? जैसे कि अभी मैं आपको HSBC का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एक आध रेयर केसेस ही देखे होंगे आपने, लेकिन जितने भी बैंक्स फेल होते हैं काहे के होते हैं, वो होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर, सरकारी वाले। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है, इनका मैनेजमेंट करने का जो स्टाइल होता है वो कॉर्पोरेट बेसिस पर नहीं होता, समझे। लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलती हैं, वो हर कुछ अपने इंटरेस्ट में सोच करके चलती हैं, इसलिए उनका चांसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है फेल होने का। इसलिए जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉर्पोरेट स्टाइल में होना चाहिए। इन कॉर्पोरेट स्टाइल, कॉर्पोरेट स्टाइल मतलब भाई, कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाओगे, सब आपका लॉस हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि दान धर्म वाला काम तो कर रहे हैं, तो उस केस में आपका लॉसेस के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में इनका मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला अपना क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि भाई फॉर्मेशन करना है, ऑटोनोमस रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके हमको प्रमोट करना है किसको, ये सब का फैक्टर यूज करके हमको क्या करना है, प्रमोट करवाना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को,
ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये है एससी, ये है एसटी, ये है वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक, ये वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। गांधी जी को ऐसा लगता था कि भाई इनको अगर अपलिफ्टमेंट नहीं करोगे आप तो भाई हमारा देश मतलब जैसा होना चाहिए वैसा कभी नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको प्रमोट करना है, प्रमोट, ठीक है ना, इनका अपलिफ्टमेंट करना है। ठीक, ठीक है, इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, काहे से इनको प्रोटेक्ट करना है हमको। अब जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस तो हो गया ना, तो अब ना हो इनके साथ किसी भी तरीके का सामाजिक इनजस्टिस जो भी हो रहा है, सोशल इनजस्टिस जैसे कि छुआछूत वगैरह। ठीक, ये सबको प्रमोट करना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई ये चाहते थे कि इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इससे भी इनको प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सोशल इनजस्टिस ना हो, इन सब पर ध्यान देना है। समझ में गए? इसीलिए वो जो बोलते हैं गांधी जी, कंस्ट्रक्टिव वर्क को प्रमोट करना है। गांधी जी का आइडियोलॉजी था ना कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, गांधी जी का आइडिया क्या था, आइडिया फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में, कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर वीकर सेक्शंस। जैसे कि इनके लिए छुआछूत ना हो, ये सब चीजें प्रमोट करना, इनके साथ इंटरडाइनिंग करना, साथ में पढ़ना, एजुकेशन प्रमोट करना, ये सब चीज। तो वहीं से ये वाला कंसेप्ट आता है जो कंस्ट्रक्टिव वर्क का है, वो आर्टिकल ये वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो है आपका, इनको क्या क्या करना पड़ता है, ये सब हम करेंगे कैसे, ये सब हम तब करेंगे जब हम इनके खिलाफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेंगे, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड की जाए। ठीक, क्लियर ना? तो प्लस इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, पैसा अगर ये सक्षम रहेंगे अपने तरीके से कमाने में, तब भी ये इनके साथ जस्टिस नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, ये सब अगर हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इनके साथ अच्छा अच्छा होगा। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये है आर्टिकल 46। ठीक, इसके पहले वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो हमने पढ़ा था, कहाँ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ये विलेज है, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है आपका आर्टिकल 43 का बी। समझ में आ गया? इसके पहले क्या पढ़ा था, विलेज वाला, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये है आपका आर्टिकल 43। समझ में आ गया? ये आर्टिकल 43 हो गया, क्लियर है? 43 देख लिया, 46 देख लिया। अब आते हैं भाई नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, एक चीज और गांधी जी का ड्रीम था, गांधी ड्रीम फॉर एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए लोगों की। समझ में, जिसमें लोग क्या करें, अच्छा खासा मतलब काम करते रहें, समझ में, वर्क करते रहें, इंटॉक्सिकेंट के अगेंस्ट थे, समझ में गया ना, तो वो सब मना करते थे वो। तो वहीं से हमने, वो लोग अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट्स। क्या प्रमोट करते थे, वही कि भाई रेगुलर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ताकि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। तो यहीं से उनका एक, हमने एक आर्टिकल 47 है जो गांधी जी क्या बोलते थे, अभी बताया मैंने, ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए
यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई स्टेट क्या करेगा, प्रोहिबिशन करेगा, प्रोहिबिशन ऑफ किसका, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो भी होते हैं, उसके साथ साथ जो भी ड्रग्स नशा वगैरह करने के लिए जो भी यूज होता है, ये सब कौन से वाले, जो भी इंजूरियस है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट नहीं करते, विच इज अगेंस्ट दी हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, तो यहां से आर्टिकल 47, इसीलिए सरकार जो देखते हो ना कि कई जगह ये सब बैन लगा देती है, कहां से लगा देती है, क्योंकि सरकार को खुद बोला गया कि आपको ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट करना है, आप बैन लगा दो। जैसे कि याद करो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैगी वाला एक केस हुआ था, मैगी में बैन लगा दिया था सरकार ने। मैगी में क्या मिल रहा था, लेड मिल रहा था, और जितनी मात्रा है उससे ज्यादा मिल रहा था। तो उससे क्या होता था कि हमारी लाइफस्टाइल को अगेंस्ट था, हमारी हेल्थ के अगेंस्ट थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया, इस 47 का यूज करके उसको बैन लगा दिए। सरकार को ये सब पावर कहाँ से मिलती है, ये डीपीएसपी से ही मिल रही है उसको, समझा क्या। कोई भी चीज को सरकार बैन कर देती है, कई पेस्टिसाइड को, कई इंसेक्टिसाइड्स को बैन कर दी, क्यों, क्योंकि जब उसको लगेगा कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकती है, उन चीजों को बैन कर सकती है। समझा क्या, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं भाई, अब मैंने बोला था ना कि गांधी जी का लव फॉर एनिमल्स में भी वो भी कौन से, डोमेस्टिकेटेड वाले जो रहते हैं, उसके साथ वो भी नॉनवेज के वेजिटेरियन प्रमोट करते थे, ठीक है ना। वो ये सब उनका अच्छा खासा इन पर उनका टच रहता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल एक 48 है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि भाई हमको क्या करना है, कि भाई ये जो काउ स्लॉटरिंग होता है ना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, जिनको मारते हैं मीट के लिए, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, कौन सा, जैसे कि काऊ को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, जो बछड़ों को मार देते हैं उनको, फिर उसके साथ साथ जो मिल्क प्रोड्यूस, जिन जिन एनिमल से भी मिल्क मिलता है ना, जिसको मिल्च एनिमल बोलते हैं, समझा क्या, तो उनको बोल रहे हैं मिल्च एनिमल, जिनसे हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है, जैसे बफेलो वगैरह भी हो सकती है ये, फिर ये भी हो सकते हैं बकरी वगैरह, ठीक है ना। तो इनका प्लस जो ड्रॉट कैटल होते हैं, जैसे ऊंट वगैरह, ठीक, जो ये सबको, इन सब का क्या करना चाहिए, इनका स्लॉटरिंग को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, आर्टिकल 48 में, जिसके तहत देखा है ना, कई जगह कई स्टेट में काउ स्लॉटरिंग बैन है, आप मार नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे हरियाणा, एग्जाम्पल अगर जानना हो आपको तो हरियाणा में काउ स्लॉटरिंग नहीं चलता, ठीक है ना, वहां पे अगर आप मार दोगे तो आप पनिशेबल हो जाओगे, ठीक है ना आपको, ठीक है ना। तो ये कहां से आती है पावर, आर्टिकल 48 की से आ रही है पावर, समझा क्या। अब स्लॉटरिंग तो रोक लिया, मरने से रोक लिया, लेकिन इनकी हेल्थ भी तो इंप्रूव कराना है कि नहीं कराना है। तो क्या बोलते हैं कि भाई हमको इंप्रूव करना है इनके ब्रीड्स को, इंप्रूव देयर ब्रीड्स। तो इसीलिए इसी को इंप्रूव करने के लिए देखो, जो गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, आपको बताता हूँ कौन कौन से, पढ़ के रखना, ठीक है ना। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसीलिए है ताकि इनकी ब्रीड को इंक्रीज करे। एक नेशनल बोवाइन स्ट्रेटेजी है, नेशनल बोवाइन स्ट्रेटेजी, ठीक। एक टेक्नोलॉजी का आपको बताता हूं मैं, एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, इससे क्या होता है, ब्रीड को इंप्रूव किया जाता है। कैसे, हमारे यहाँ की जो ब्रीड्स हैं उनका देखो जो यील्ड होता है, दूध मिलता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम मिल रहा है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ की जो काव्स, जो भी काऊ वगैरह होती है, उनका क्या है कि भाई उनकी ब्रीड थोड़ा सा ऐसी है कि भाई
उनमें डिसीज वगैरह के चांसेस जब बच्चों में मान लो कि मदर में अगर डिसीज है तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो हाई ब्रीड वाले जो काऊ होते हैं ना, काऊ बुल, उनका जो जर्म प्लाज्म होता है, जैसे कि उनका स्पर्म होगा और जो हाई ब्रीड वाली काऊ होगा उसका एग होगा, दोनों को फर्टिलाइज करके एक ये जो इंडियन वाली ब्रीड होती है उनमें इंसर्ट कर दिया जाता है। तो अब जो भी ब्रीड होगा वो फ्री फ्रॉम डिसीज होगा। अगर मदर को कोई भी डिसीज है तो वो उसको नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा, पहले 1-2 बच्चे अगर हो पाते रहते तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से 7-8 बच्चे हो जाते हैं, समझा क्या? तो और इनसे जो मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी एनहेंस हो जाती है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये सब सरकार प्रमोट करती है। क्यों प्रमोट करती है? अब इसके ऊपर एक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का वीडियो है, आप उसमें सर्च करना, आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना वहां से क्या है ये पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है ये। तो यहाँ से आप क्लियर कर लोगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, उसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर आएगा। तो वहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो देख लेना आप, ठीक। तो वहां से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ से क्या चीज हो रही है। तो ये कौन सा आर्टिकल देख लिया हम लोगों ने? ये आर्टिकल नंबर है हमारा 48, ठीक। आर्टिकल नंबर 48 में 2 पार्ट है, एक तो ये है और एक और है जो उसमें जाएगा लिबरल वाले में, ठीक है ना। तो एक गांधी में चला गया, एक लिबरल वाले में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी चीज थी हमने समझ ली। वो यहां तक कोई डाउट है? बोलो। हाँ, ये नेशनल बोवाइन स्ट्रेटेजी है। इसका पूरा नाम एक बार आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। बोवाइन, BOVINE, बोवाइन, ठीक। ये जो गाय जो भैंस वगैरह होती है ना, जो ये सब इसी में आते हैं, ठीक। बोवाइन मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जिनके थन होते हैं ना, उनको बोला जाता है। बट फिर भी एक बार आप सर्च कर लेना किसको बोलते हैं बोवाइन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े।